हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपनी नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बुक के साथ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए नई और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस भाग में हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक। जी हाँ, सम्राट अशोक के बारे में, जिन्हें लोग सम्राट अशोक भी कहते हैं। पर अब तक पाए गए सभी इंस्क्रिप्शंस में सम्राट अशोक का नाम अशोक ना होकर के अशोक मिलता है, क्योंकि उस समय श की ध्वनि नहीं थी। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास इन्फॉर्मेशन के बारे में। वैसे दोस्तों, आपने उनसे जुड़ी हुई कई सारी कहानियाँ, किस्से ज़रूर सुने होंगे, लेकिन आज हम सम्राट अशोक के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे जिसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है। उन पर मूवीज़ भी बन चुकी हैं, कई सारे सीरियल्स भी आ चुके हैं जो सम्राट अशोक के जीवन के बारे में अलग अलग बातें कहते हैं और हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो दोस्तों, इन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें अपने इतिहास में झांकने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें अपनी धरती से मिले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को गौर से जानना और समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सम्राट अशोक के बेहतरीन इतिहास के बारे में, जो मैंने लिया है बुक भारत में अशोक राज, जिसके रचयिता हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। तो इस भाग में हम जानेंगे अशोक और उनके परिवार के बारे में और उन सदस्यों के बारे में भी जिनके बारे में हमारे दिमाग में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स लोगों ने भर रखे हैं। इन सभी को हम आज क्लियर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, विश्व इतिहास में सिकंदर, सीजर, नेपोलियन जैसे विजेता हुए, मगर किसी को भी इतिहास में वो स्थान प्राप्त नहीं है जो सम्राट अशोक को प्राप्त है। एक ऐसा सम्राट जिन्होंने तलवार का त्याग हारने पर नहीं बल्कि जीतने पर किया। H.G. वेल्स ने लिखा है कि इतिहास में वर्णित हजारों राजाओं और महाराजाओं के बीच देवानप्रिय अशोक का नाम एक चमकदार नक्षत्र की भांति अकेला चमक रहा है। वोल्गा से लेकर जापान तक आज भी उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। चीन, तिब्बत तथा भारत भी उनके बड़प्पन का बखान करते हैं। अशोक के ज़माने में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, तब गण व्यवस्था थी, मगर इतिहासकार अशोक को कभी क्षत्रिय तो कभी शूद्र बताने जाने की खोज में लगे रहते हैं और निरर्थक ही इतिहास के पन्नों को खर्च करते हैं। जो वर्ण व्यवस्था सम्राट अशोक के समय में नहीं थी, उसे खोजने की कोशिश जातिवादी मानसिकता का द्योतक है। मतलब ये दर्शाता है कि जो लोग भी इस बात की खोज कर रहे हैं वे ज़रूर जातिवादी हैं। दोस्तों, तब गढ़ व्यवस्था थी और सम्राट अशोक मौर्य गढ़ से आते थे, मगर इतिहासकार पुराणों को आधार बनाकर उन्हें शूद्र बताने पर तुले हुए हैं। मौर्य राजवंश की उत्पत्ति में इतिहासकार विष्णु पुराण और विष्णु पुराण की टीका का भरपूर इस्तेमाल करते हैं तथा उनके साक्ष्यों से साबित करते हैं कि अशोक का राजवंश शूद्र था। वे ये मानकर चलते हैं कि विष्णु पुराण काफ़ी प्राचीन है, इसलिए इसका सबूत बहुत मजबूत है। मगर विष्णु पुराण की टीका की बात छोड़िए, खुद विष्णु पुराण में कैंकिल राजाओं का वर्णन है और इन कैंकिल राजाओं ने आंध्र देश पर 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक राज किया था।
जाहिर है कि विष्णु पुराण अशोक के सैकड़ों साल बाद ही लिखा गया होगा। फिर तो विष्णु पुराण की टीका की बात ही मत करिए। सम्राट अशोक की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके जीवन की दास्तान संस्कृत, पाली, तिब्बत, चीनी, बर्मी, सिंहली, थाई, लाओ और खोतानी जैसी अनेक भाषाओं में लिखी गई है और अपने अपने ढंग से सुनाई जाती है। इसीलिए दोस्तों, उनके इतिहास के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो चुका है। अब उनकी माँ को ही ले लेते हैं। कोई उनकी माँ का नाम सुभद्रांगी तो कोई धम्मा बताता है। उसी प्रकार अशोक की पत्नी का नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलता है। कहीं देवी तो कहीं पद्मावती और कहीं तिष्यरक्षिका मिलता है, मगर अशोक की रानी के अभिलेखों में उनकी पत्नी का नाम कालुवाकी मिलता है, जो तीवल की माँ थी। हमारे यहाँ तिष्यरक्षिका को लेकर अनेक साहित्य रचे गए हैं, लेकिन कालुवाकी को लेकर कोई साहित्य में कोई हलचल नहीं है, जबकि कालुवाकी का ही पूरा तात्विक सबूत हमारे पास है। अब दोस्तों, कालुवाकी नाम में आर्य मूलक नहीं है, इसलिए दोस्तों कालुवाकी को साहित्य से बाहर कर दिया गया है। दुर्भाग्यवश अशोक के अभिलेख उनके जीवन की प्रारंभिक घटनाओं के विषय में मौन है। अतः अशोक के जीवन की प्रारंभिक घटनाओं को जानने के लिए हमें साहित्यिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, मगर ये साहित्यिक स्रोत अशोक के बारे में एक दूसरे से भिन्न जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं, जिससे सही तथ्य का पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है। अब तक के मिले अभिलेखों से अशोक के परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में भी पता लगता है, जैसे श्रीलंका के एक मामूली स्तूप के एक मामूली पत्थर पर जो अम्पारा जिले के राजागाला में स्थित है। इसका प्रमाण मिलता है कि महेंद्र थेर श्रीलंका गए थे। धम्म लिपि और सिंहली भाषा में लिखा हुआ यह स्तूप ईदिका, इस पर लिखा हुआ है इथिया थेर और महेंद्र थेर का है, जो इस भूमि के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ आए थे। लेकिन थेर महेंद्र श्रीलंका जाने के पहले पटना में कहाँ रहते थे, इसकी जांच लॉरेंस वार्डेल ने 19वीं सदी के आखिरी दशक में की है। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ द एग्जैक्ट साइट ऑफ अशोकाज क्लासिक कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, जिसे 1892 में लिखा गया, में बताया गया कि पटना में जो भिकना पहाड़ी नामक मोहल्ला है, वहाँ एक कृत्रिम पहाड़ी पर महेंद्र थेर रहते थे। भिकना पहाड़ी मोहल्ले का नाम भिकना कुंवर के नाम पर पड़ा है और भिकना कुंवर वास्तव में भिक्कू कुमार महेंद्र थे। जब लॉरेंस वार्डेन पटना में जांच करने के लिए पहुंचे थे, तब भिकना पहाड़ी पर भिकना कुंवर की पूजा होती थी। पटना का जो महेंद्रू घाट है, वह भी महेंद्र थेर की स्मृति कराता है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पनागुरारिया बौद्ध विहार है। पनागुरारिया में 2 शिलालेख और एक यष्टि लेख मौजूद हैं। इसकी भाषा पाकित और लिपि ब्रह्मी है, जिसे धम्म लिपि के नाम से भी जानते हैं। यष्टि लेख पर अशोक की बेटी संघमित्ता द्वारा दान दिए जाने का विवरण अंकित है, जिससे संघमित्ता की पुरातात्विक ऐतिहासिकता की पुष्टि होती है। यहाँ मौजूद अशोक के शिलालेखों पर जो प्रमुख बातें लिखी हैं, जो पियदसी नाम से जाने जाते थे, एक बार उपनीत विहार में तब यात्रा की जब राजकुमार संब को मानेम देश की प्रशासनिक जिम्मेवारी थी। शिलालेख में लिखा था, पियदसी नाम राजा कुमार साम्य मानेम देशे
उपनीत विहार याताया। कुमार सौम्य संभवतः अशोक के परिवार के जान पड़ते हैं और मानेम देश सीहोर का इलाका रहा होगा। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि राज परिवार के लोग जगह जगह पर पद स्थापित थे। सम्राट अशोक की एक बेटी चारुवती थी। वह नेपाल के राजकुमार देवपाल खतीय से ब्याही थी। पति पत्नी दोनों बौद्ध मार्गी थे। काठमांडू से सरते चाबहिल में चारुवती का स्तूप है। इसे आमतौर पर धंधो चैत्य कहा जाता है, लेकिन यह स्तूप चारुवती का ही है। इसका सटीक प्रमाण उपलब्ध नहीं था। साल 2003 में इस स्तूप का मरम्मत का कार्य चल रहा था। तब एक 8.6 किलोग्राम की ईंट मिली। इस ईंट पर लिखा था चारुवती धूप, अर्थात चारुवती का स्तूप। लिखावट के ऊपर धम्मचक्र बना था। चारुवती के जीवन के आखिरी दिन यहीं बीते थे। फिलहाल यह ईंट नेशनल म्यूजियम छावनी नेपाल में रखी गई है। हमें अशोक विषयक साहित्यिक दास्तानों के प्रति सहज रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अनेक बौद्ध लेखकों ने अशोक का जो जीवन चरित्र लिखा है वो कल्पनाओं से खाली नहीं है। मिसाल के तौर पर दीपवंश और महावंश में जिक्र आता है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की, जबकि अनेक साहित्यिक और पुरातात्विक सबूत इसके खिलाफ हैं। राधा कुमुद मुखर्जी लिखते हैं कि अशोक ने एक लेख में अपने और अपने भाइयों के रनिवासों का और अपनी बहन के निवास कक्षों का उल्लेख किया है, जो पाटलिपुत्र में भी थे और बाहर नगरों में भी थे। अशोक ने इन रनिवासों की देखभाल के लिए धर्म महामात्र नामक विशेष पदाधिकारियों को नियुक्त किए थे। फाहियान ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि राजा अशोक का एक छोटा भाई था। अरहत पद प्राप्त कर वह गृद्धकूट पर्वत पर रहता था। एकांत और शांत स्थान पर मग्न रहता था। राजा दिल की गहराइयों से उसका सम्मान करते थे। इस प्रकार सिंगली अनुश्रुतियों पर आधारित अशोक द्वारा 99 भाइयों की हत्या की बात को पुरातात्विक और साहित्यिक सबूत खारिज करते हैं। शायद इसीलिए इतिहासकारों ने संभावना व्यक्त की है कि बौद्ध लेखकों ने अपने धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अशोक के आरंभिक जीवन के विषय में ऐसी अनर्गल बातें गढ़ी हों, ताकि बुद्ध धर्म की महिमा को और भी महिमा मंडित किया जा सके। कोई शक नहीं कि अशोक के और भी भाई थे। उत्तराधिकारी की लड़ाई भी असंभव नहीं है, मगर 99 भाई की हत्या की बात कहावती लगती है। यह गद्दी के लिए हुए कठिन संघर्ष का द्योतक हो सकती है, मतलब कि उसका पर्याय हो सकती है। अशोक का मूल नाम उनके शिलालेखों में अशोक मिलता है। पहली बार रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मौर्य मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख 2री सदी का है। जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि सुदर्शन तालाब मौर्य नरेश चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने बनाया था। अशोक मौर्य के लिए युवराज तुषास्प ने उसे बड़ी बड़ी नालियों से युक्त किया था। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है, जो बाद में लिखा गया है। अशोक ने खुद के शिलालेख मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उढ़ेल गोलम में उनका नाम अशोक ही लिखा मिलता है। इसलिए बात एकदम शीशे की तरह साफ है कि उनका असली नाम अशोक था। भारत के पुरातात्विक इतिहास में आखिरी बार अशोक का नाम कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख में मिलता है। यह अभिलेख 12वीं सदी का है। इसे गढ़वाल वंश की रानी ने लिखवाया है। इस पर अशोक का नाम धर्माशोक लिखा है। अशोक चूंकि धम्म मार्गी थे, सो उन्हें धम्माशोक कहा गया है। राजगद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने
सिर्फ एक ही युद्ध किया, जो कलिंग के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। कलिंग युद्ध को लेकर भारतीय साहित्यों में अनेक काव्य और नाटक रचे गए हैं। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, कई लाख लोग बर्बाद हुए और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग बंदी बना दिए गए। ये आंकड़े खुद अशोक के शिलालेख में से लिए गए हैं। रामशरण शर्मा ने लिखा है कि ये आंकड़े अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, कारण कि अशोक के अभिलेखों में शतसहस्त्र शब्द का प्रयोग कहावती तौर पर आता है, मतलब कि किसी घटना को बढ़ा चढ़ा के कहना। वही चीज़ यहाँ पे की गई है। जो भी हो, इससे प्रतीत होता है कि इस युद्ध में हुई भारी नरसंहार से अशोक का हृदय दहल गया होगा। युद्ध की इस भीषणता और अशोक पर गंभीर प्रभाव के कारण उन्होंने युद्ध की नीति को ही त्याग दिया और रण विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार थे। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से कई 2500 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत की उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिए था जिसको छूने के लिए आधुनिक काल के अंग्रेज व्यर्थ की ही आहें भरते रहते हैं। बिंदुसार ने इस महान साम्राज्य को बचाए रखा। अशोक ने उसे और विस्तारित किया। अशोक ने 14वें शिलालेख में स्वयं कहा है, मेरा साम्राज्य सुविस्तृत है, मतलब महाल के ही विजितम। अशोक के साम्राज्य की सीमाएं कहां से कहां तक विस्तृत थीं, इसका पता हमें विभिन्न स्थानों से प्राप्त उनके अभिलेखों से चलता है। दूसरे किसी सबूत की जरूरत ही नहीं। अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंद कुश से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। कलिंग और सौराष्ट्र पर भी उनका अधिकार था। प्राचीन भारत का कोई सम्राट इतने विस्तृत भूभाग का स्वामी नहीं रहा है। जिस दार्शनिक और दर्शन की खोज में सम्राट अशोक के पिता यूनान तक अपनी आंखें गड़ाए हुए थे, अशोक की आंखों ने वो दार्शनिक और दर्शन यहीं भारत में ही खोज निकाला। उन्होंने गंगा घाटी के धम्म को उठाकर विश्व धम्म का रूप दे डाला। लेनिन ने राजनीति में मार्क्स के सिद्धांतों को लागू किया और अशोक ने राजनीति में बुद्ध के सिद्धांतों को लागू किया, और इन सिद्धांतों पर चलकर वे दुनिया में वो मुकाम हासिल कर पाए जो स्थान बहुत कम ही सम्राटों को नसीब होता है। सच में अशोक द ग्रेट सम्राट विस्तार के सैनिक सम्राट थे, तो युद्ध की विभीषिका से आहत हो संवेदनशील और दुखी मनुष्य भी थे। रमेश चंद मजुमदार ने लिखा है कि सम्राट तो उठते गिरते रहते हैं, लेकिन अशोक के माध्यम से भारत को नैतिक विजय का जो गौरव प्राप्त हुआ है, उसकी दीप्ति 2000 साल से अधिक समय बीत जाने पर भी धुंधली नहीं हुई है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि सम्राट अशोक के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी और कई सारे डाउट भी क्लियर हुए होंगे। अगले वीडियो में इससे संबंधित और भी कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे, कुछ नया खोज करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं अंत करती हूँ, और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय भीम, जय भारत।